नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 22 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो चलते आज के पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, Kapila campaign was launched recently by the Ministry of Education to serve which of the following purposes? वीडियो को पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, टू डेवलप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या आया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द कपिला प्रोग्राम। देखो, कपिला का फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ठीक है, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के मेमोरी में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात किया जा रही है। क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर हमारी कोई इनोवेटिव आइडिया से, हमारी हार्ड वर्क से, हमारी इंटेलेक्चुअल से हमने अगर कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की हो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं, कोई एक गाना बना रहा है, म्यूजिक कंपोज कर रहा है, ठीक है, वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसका वो पेटेंट ले सकता है, कॉपीराइट ले सकता है, ताकि कोई और उसको कॉपी ना कर सके, क्योंकि इसके इनोवेटिव आइडिया था। वैसे कोई हमने इनोवेशन किया या कोई इन्वेंशन किया, उसका भी हम पेटेंट ले सकते हैं। देखो, एक बंदे ने कुछ क्रिएट किया अपनी हार्डवर्क से, सोच से, वो बनाने के बाद उसको कॉपी करके दूसरा भी तो बना सकता है। तो क्या कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक राइट्स बनाया हुआ है। मतलब अगर किसी ने कोई इंटेलेक्चुअल, अपनी इंटेलेक्चुअल से कोई इनोवेटिव आइडिया से अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हो या कोई इन्वेंशन किया हो, उसका वो राइट्स ले सकता है। इसको बोलते हैं पेटेंट, कॉपीराइट्स, इस तरह की शब्द यूज करते हैं। ठीक है, अब ये कैंपेन में क्या करते हैं? Under this campaign, students pursuing education in higher educational institutions will get information about the correct system of application process for patenting their invention. They will be aware of their rights. देखो दोस्तों, ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, जैसे आईआईटी है या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है या स्पेशलिस्ट कोर्स है, तो इन सब बंदे रिसर्च करते रहते हैं। तो इन लोगों को ये जो कपिला कैंपेन के थ्रू पूरे सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा, अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा, कैसे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकता है। ठीक है, इट हैज ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द वीक ऑफ अक्टूबर 15 to 23 एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक। ठीक है, तो अक्टूबर 15 से 23 तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक मनाया जाएगा। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू अरब लीग। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। दोस्तों, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इट इज ए रीजनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरबिक स्पीकिंग एशियन कंट्रीज। देखो दोस्तों, इसमें लिखा है अरबिक स्पीकिंग एशियन कंट्रीज, ये गलत है। एक्चुअली अरबिक स्पीकिंग अफ्रीकन कंट्रीज भी है। आप अगर अफ्रीका का मैप देखोगे तो अफ्रीका का जो ईस्टर्न एरिया है, जहां इजिप्ट है, एरिट्रिया है, ठीक है, ये सब कंट्रीज भी अरब लीग में इंक्लूडेड है। राइट। अरब लीग, द लीग ऑफ अरब स्टेट्स, इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द अरब वर्ल्ड विच इज लोकेटेड इन अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया। ठीक है, तो अफ्रीका में भी है, वेस्टर्न एशिया में भी है इनके मेंबर्स। अरब लीग फॉर्म कब हुआ था? 22 मार्च 1945। इनिशियली 6 मेंबर्स थे, इजिप्ट, इराक, ट्रांसजोर्डान मतलब अभी का जो जॉर्डान है, लेबनान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया, इतने मेंबर्स थे। अभी देखो 22 मेंबर्स इसमें एक मेन पॉइंट क्या है? सीरियाज पार्टिसिपेशन हैज बीन सस्पेंडेड सिंस नवंबर 2011। सीरिया की जो पार्टिसिपेशन है नवंबर 2011 से सस्पेंशन में है। लीग का मेन गोल क्या है? ड्रॉ क्लोजर द रिलेशंस बिटवीन मेंबर स्टेट्स एंड कोऑर्डिनेटेड कोलैबोरेशंस बिटवीन दम। देखो दोस्तों, कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग बनता है ना नेशंस का, इनकी जियोग्राफिकल जो पोजीशन है उसको लेके, जैसे सार्क है, आसियान है, ठीक है, जैसे अभी अरब लीग है, ये सबका ऑब्जेक्टिव लगभग सेम ही रहता है। क्या होगा? अच्छा ही होगा। बेसिकली ग्रुपिंग करके इनका रिलेशंस अच्छा करना, नेबरहुड रिलेशंस को अच्छा करना, ट्रेड बढ़ाना, ठीक है, यही सब होगा। तो इनका भी ऐसा ही है, ड्रॉ क्लोजर रिलेशंस बिटवीन मेंबर स्टेट्स एंड कोऑर्डिनेट कोलैबोरेशंस बिटवीन दम, वगैरह वगैरह। देखो, इसमें 5 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, ब्राजील, एरिट्रिया, इंडिया एंड वेनेजुला। राइट। तो इनको क्या, ये सेशंस को अटेंड कर सकता है अपना
एडवाइस दे सकते हैं या उनका सजेशन दे सकते हैं, पर इनमें वोटिंग राइट्स नहीं होगा। तो वैसे भी कोई भी मेंबर स्टेट्स होते हैं उनमें, सॉरी ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं उनमें वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं, राइट। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, इंडिया इज एन ऑब्जर्वर नेशन टू अरब लीग, सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेश प्रोसेस। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सट्रैक्टिंग सल्फर फ्रॉम सबटेरेनियन डिपॉजिट्स। दोस्तों सबटेरेनियन डिपॉजिट्स मतलब ये होता है जो अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ रहता है, अर्थ के सरफेस से उसके नीचे से जो निकालते हैं, अंडरग्राउंड से जो निकालते हैं, उसको सबटेरेनियन डिपॉजिट्स बोलते हैं, राइट। अब फ्रेश प्रोसेस क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो दोस्तों, फ्रेश प्रोसेस इज ए मेथड टू एक्सट्रैक्ट सल्फर फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। देखो सल्फर जो निकालते हैं ना, उस प्रोसेस को फ्रेश प्रोसेस बोलते हैं। ये एलोन मेथड है, एलोन इंडस्ट्रियल मेथड है जो सल्फर को हम निकाल सकते हैं, राइट। मतलब जो नेचुरल ऑकरिंग सल्फर है ना अंडरग्राउंड, उसको निकालने का एक ही प्रोसेस है, वो है फ्रेश प्रोसेस। फ्रेश प्रोसेस में क्या होता है मैं बताता हूं। सुपर हीटेड वाटर इज पंप्ड इनटू द सल्फर डिपॉजिट। देखो एकदम गर्म पानी प्रेशर में पंप करते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, जो सल्फर होता है ना वो मेल्ट होता है, फिर इसको एक्सट्रैक्ट करता है, राइट। ये है फ्रेश प्रोसेस। फ्रेश प्रोसेस इज एबल टू प्रोड्यूस हाई प्योरिटी सल्फर, राइट। हाई प्योरिटी सल्फर निकाल सकता है। अब मैं सल्फर के बारे में कुछ लिखा हूं, देखो सल्फर इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। गन पाउडर बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में सल्फर का यूज होता है। वैसे इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत है सल्फर का। सल्फर का रॉ मटेरियल क्या है, अगर हमें सल्फर बनाना है तो इसका रॉ मटेरियल क्या है, वो है पायरेट, ठीक है। पायरेट इज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डिपॉजिट्स आर लोकेटेड एट आमीझोर ऑफ बिहार एंड इंगल्ड ऑफ राजस्थान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडिया में सल्फर डिपॉजिट्स कहां है, बिहार में अमीझोर में और राजस्थान में इनगल्डा में। टोटल नॉन रिजर्व्स ऑफ पायरेट आर एस्टिमेटेड 390 मिलियन टन्स विच पोसेस 40% सल्फर कंटेंट, राइट। तो 390 मिलियन टन्स का रिजर्व है। अब सल्फ्यूरिक एसिड is very much essential for the production of fertilizers, paper, textiles, explosive, dyestuff chemicals, etc. ये सब हम एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब पॉइंट हम लिख सकते हैं, राइट। तो हमारे आंसर में मिल गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर पोल्यूशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, एक आर्टिकल रिसेंटली आया था द हिंदू में एयर पोल्यूशन के बारे में। उसमें यह क्लियरली लिखा है, एक सर्वे हुआ था, एक इंडियन कंपनी और एक यूएस कंपनी मिलकर किया था। इंडिया फेस द हाईएस्ट पर कैपिटा पोल्यूशन एक्सपोजर और 83.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर in the world, followed by Nepal at 83.1 and Niger at 80.1। ठीक है, तो इंडिया फेस द हाईएस्ट पर कैपिटा पोल्यूशन एक्सपोजर। देखो आजकल हर दिन दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की नीचे जा रहा है ना, वो दिखा रहा है हर दिन न्यूज में, ठीक है। तो इंडिया की जो पर कैपिटा पोल्यूशन एक्सपोजर है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। कंट्रीज विद द लीस्ट पॉपुलेशन एक्सपोजर आर बिलो 8 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। देखो दोस्तों, कंट्रीज विद लीस्ट पॉपुलेशन एक्सपोजर कितना है, बिलो 8 माइक्रोग्राम्स है। और देखो कुछ कंट्रीज में जब पॉपुलेशन एक्सपोजर कम है उधर 8 माइक्रोग्राम्स है और इंडिया में 83 है। तो आप सोच सकते हो डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर मैटर का। पर्टिकुलर मैटर के बारे में आप हर दिन न्यूज में पढ़ते होंगे, हर दिन हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है, इसमें लिखा रहता है पीएम। पीएम मतलब होता है पर्टिकुलर मैटर्स, ठीक है। अब पर्टिकुलर मैटर कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक सॉलिड्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स दैट आर सो स्मॉल दे कैन बी इनहेल्ड एंड कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, हमारी जो एयर है इसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रहते हैं और इसकी जो साइज के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो पर्टिकुलर मैटर ये होता है, ये छोटे सॉलिड्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स होता है जो हमारी नाक से अंदर लंग्स तक चला जाएगा, इतना छोटा रहता है। Some particle less than 10 micrometers in diameter can get deep in your lungs and some may even get into your bloodstream। इतना छोटा रहता है, हमारी नेकेड आई से ये दिखाई नहीं देता है। ये लंग्स तक जा सकता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी घुस सकता है।
Of these, particles less than 2.5 micrometers in diameter, also known as fine particles or PM 2.5, pose the greatest risk to health. तो वैसे 10 माइक्रोमीटर से नीचे जो साइज का रहता है ना ड्रॉपलेट्स या पर्टिकुलर मैटर्स, ये खतरनाक है, पर इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? जिसका PM 2.5 रहता है। तो PM 2.5 अगर है तो ये सीरियस रिस्क है हमारी हेल्थ के लिए। अब बात करते हैं एक समीर ऐप की। एक समीर ऐप है दोस्तों, इट इज वन ऑफ द एयर पोल्यूशन मिटिगेशन मेजर्स विच प्रोवाइड्स आवरली अपडेट्स ऑन द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये सेंट्रल सीबी सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड है ना, उसका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सॉरी, तो उसका एक बनाया हुआ एक ऐप है समीर ऐप। अगर कोई वन लाइनर में पूछा तो आप बता सकते हो, समीर ऐप सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाया हुआ है। ये दिखाता क्या है? विच प्रोवाइड्स आवरली अपडेट्स ऑन द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो समीर आप पूछते ही आप इससे रिलेट कर सकते हो। तो हमारे जो क्वेश्चन में क्या था, स्टेटमेंट वन क्या कह रहा था? फाइन पार्टिकल्स पोज द ग्रेटेस्ट हेल्थ रिस्क इन ह्यूमंस। बिल्कुल सही है। इंडिया फेसेस द हाईएस्ट पर कैपिटा पोल्यूशन एक्सपोजर ऑफ 83.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। समीर आपके बारे में लिखा है, ये भी सही है, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5, with respect to Article 243K in the Constitution of India, consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। देखो दोस्तों, आर्टिकल 243K क्या है पहले देखते हैं। State Election Commission has been entrusted with the function of conducting free, fair and impartial elections to the local bodies in the state। ये मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पर्टिकुलर स्टेट का सारे इलेक्शन का देखभाल वही करते हैं, लोकल बॉडीज का हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का हो, राइट। अब दोस्तों एक आर्टिकल है आर्टिकल 243। अगर मैं इलेक्शंस की बारे में बताऊंगा तो बहुत सारे आर्टिकल बताना पड़ेगा, तो मैं इसमें प्रिसाइसली आर्टिकल 243K के बारे में बताऊंगा दोस्तों, राइट। 243K क्लॉज 1 क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत म्युनिसिपैलिटीज अंडर आर्टिकल 243ZA शैल बी वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यही बता रहा है। देखो दोस्तों, 243K1 क्या कह रहा है? पूरे जो इलेक्शंस का इलेक्टोरल रोल बनाने का, इलेक्शंस कंडक्ट करने का जो अधिकार है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में रहते हैं या स्टेट इलेक्शन कमीशन में रहते हैं, जिसका एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। और ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है गवर्नर के थ्रू, राइट। 243K2 क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट टेन्यूर एंड अपॉइंटमेंट विल बी डायरेक्टेड एज पर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्यूर है एंड अपॉइंटमेंट है, ये एज पर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर, तो स्टेट का भी हाथ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है ना, और जो टेन्यूर है ना, ये सब डिसाइड करने में स्टेट लेजिस्लेटर का एक इंपॉर्टेंट हाथ है। हाउएवर, ये इंपॉर्टेंट है, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। देखो, जो प्रोसीजर जज ऑफ ए हाई कोर्ट को रिमूव करने के लिए यूज होता है ना, वही करके इनको भी रिमूव करना है तो करना है। ऐसा नहीं स्टेट लेजिस्लेटर को पसंद नहीं आया इसलिए ऐसे ही रिमूव कर लिया। इसके एग्जाम्पल एक केस है, रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो जगन रेड्डी का गवर्नमेंट है, और हाईकोर्ट में एक लड़ाई हुई थी। सॉरी, हाईकोर्ट नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो उन्होंने इनको रिमूव किया था क्योंकि इनके पास पावर है, पर हाईकोर्ट का फिर से रूलिंग आ गया और इनको फिर रीइंस्टेट किया था, ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशनर को। तो ये जो 243K2 के बारे में मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया आपको। अब स्टेट इलेक्शन कमीशनर शुड बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कोलिजियम। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, मैंने आपको बता दिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है गवर्नर, पर ऐसे ही गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं। गवर्नर को रिकमेंडेशन मिलते हैं कोलिजियम से। वो कोलिजियम में कौन कौन मेंबर है? एक तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। चीफ मिनिस्टर है, स्पीकर है और लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये तीनों रहते हैं मेंबर्स वो कोलिजियम में। अब देखो, और एक रूलिंग है, अपरमिता प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रूलिंग दिया था। क्या दिया था? अब रूलिंग दिया तो यही रूल है अभी, ठीक है। देखो,
If the governor has power to fix or prescribe tenure by rule, he also enjoys power to amend the rule either for extending the term of tenure or reducing the same. देखो गवर्नर के पास पावर है इनको अपॉइंट करने के लिए और टेन्योर डिसाइड करने के लिए कितने साल तक रहेगा। अब अगर ये पावर है तो इनके पास ये भी पावर है, वो टेन्योर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं या रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका रूलिंग था। राइट दोस्तों, हमारी स्टेटमेंट दोनों सही है। क्या क्या लिखा है, एक तो लिखा है लीडर ऑफ अपोजिशन वाली बात है कोलिजियम में, लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने आपको बता दिया। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंजॉयज द पावर टू अमेंड द रूल एदर फॉर एक्सटेंडिंग द टर्म ऑफ द टेन्योर और रिड्यूसिंग द सेम, ए भी सही है। तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे। ये कल का क्वेश्चन था, विच फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स, आंसर इज ऑप्शन बी म्यांमार। देखो दोस्तों मैंने अंडमान आइलैंड्स की बात की थी, अंडमान एंड निकोबार भी है, निकोबार के पास म्यांमार नहीं आएगा, निकोबार के पास अगर देखेगा तो आपको इंडोनेशिया नजर आएगा। ठीक है, अंडमान आइलैंड्स ऊपर आता है, निकोबार आइलैंड्स नीचे आता है। राइट, तो आंसर इज ऑप्शन बी म्यांमार, क्योंकि अंडमान आइलैंड्स जो नॉर्थ अंडमान से बहुत करीब है म्यांमार। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडियन सोशल वर्कर एंड सोशल एक्टिविस्ट नोन एज पर्टिकुलरली फॉर हिज वर्क फॉर द रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी, a great believer in national unity, organized 2 Bharat Jodo Knit India movements, one from Kashmir to Kanyakumari in 1985 and the other from Assam to Gujarat in 1988. He is also known as the modern Gandhi of India, about which personality the statement refers to. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों हमारी डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस, कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस पीपीटी की भी पीडीएफ आपको एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल में शाम तक अपलोड करा दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।